दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2024 और दिन है सोमवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिटोरियल, इसके बाद द हिंदू की मुख्य खबरों को देखने वाले हैं। जैसे कि इस पिक्चर से क्लियर हो जाता है, हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो HIV एड से रिलेटेड है। सबसे पहले HIV के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, वायरस के चलते चलते ये बीमारी फैल रही है और ये हमारी बॉडी रोगों से जो लड़ाई करती है, जिसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर ये वायरस हमला करता है। एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है, मतलब HIV बढ़ते 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 एड्स का रूप धारण कर लेता है और ये कंडीशन तब होती है जब वायरस हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और जाहिर सी बात है, यदि हम रोगों से नहीं लड़ पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर दोबारा उठने की कोई संभावना नहीं रहेगी। HIV शरीर के इम्यून सिस्टम में CD4 मतलब श्वेत रक्त कणिका पर यह हमला करता है। इसको हम हिंदी एक और लैंग्वेज में टी सेल बोलते हैं। टी सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में हैं और कोशिकाओं में विसंगति और संक्रमण का पता लगाती हैं। लेकिन यदि टी सेल ही ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, हम रोगों से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद HIV वायरस स्वयं को एक्सटेंड करना चालू कर देता है और CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मानव का इम्यून सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। एक बार ये वायरस बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो इसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। HIV से संक्रमित व्यक्ति में CD4 की जो संख्या होती है, टी सेल की संख्या बहुत कम हो जाती है और नॉर्मली यदि हम देखें स्वस्थ व्यक्ति में तो 500 से लेकर के 1600 के बीच होती है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति में ये 200 तक भी जा सकती है। और प्रसार की यदि हम बात करें तो देखिए HIV बहुत सारे स्रोतों से फैल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर HIV से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के कुछ तरल पदार्थ जैसे कि रक्त, वीर्य, मलाशय द्रव, योनि द्रव, स्तन का दूध आदि के सीधे संपर्क में आने से भी, ठीक है, जिसमें पर्याप्त वायरस है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप इस वायरस से पीड़ित हो सकते हैं। लक्षण की यदि हम बात करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान है, बुखार है, जननांग या फिर गर्दन के आसपास घाव हो जाना, निमोनिया हो जाना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख क्या क्या स्ट्रैटजीज अपनाने की ज़रूरत है, कौन कौन से कदम अभी तक हम उठाए हैं और कितना सफल हो पाए हैं। 20 साल हो चुके हैं जब हम जो है फ्री एंटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लाए थे हमारे देश में, एंड इट हैज़ लेसन फॉर अदर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और ये सफल भी हुआ है, इसलिए अदर प्रोग्रामों के लिए भी हम यहाँ से सीख ले सकते हैं। हर साल हम 1 अप्रैल को HIV एड्स एपिडेमिक डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को एड्स की बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। आज से 20 ईयर्स एगो की बात करें, 1 अप्रैल 2004 से इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिन लोगों को HIV है, जिसको हम PLHIV बोल रहे हैं। HIV है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, PLHIV, पर्सन लिविंग विथ HIV। तो ज़्यादातर जगह में हमको PLHIV ही देखने को मिलेगा। A decision which has proven one of successful and key intervention in the fight against HIV/AIDS। भारत एड्स जैसी बीमारी से इतना सक्सेसफुली लड़ पाया है, तो ऐसे ही कुछ रीजन रहे हैं जिसके चलते चलते हम इतना आगे पहुंच पाए हैं। तो भारत की कंडीशन पहले क्या थी, हिस्ट्री बताई जा रही है एड्स की कि हम कहाँ थे और अब कहाँ पहुंच चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। HIV एड्स देखा जाए ना तो 1980 के दशक में काफ़ी तेज़ी के साथ में फैला था, एंड इस डिसीज़ को हम कंसिडर करते थे कि भाई ये एक प्रकार से डेथ सेंटेंस ही है, जिसको हो गई है ये बीमारी वो बचने वाला नहीं है।
तो कुल मिलाकर के इस बीमारी को मौत की सज़ा मानते थे और इससे बहुत ज़्यादा भय, कलंक, भेदभाव का सामना लोगों को करना पड़ता था। हालांकि देखा जाए जो पहली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, शॉर्टकट में इसको एजीटी, जीडो जीडोविडाइन जीडोवुडिन, मार्च 1987 में कब इसको अप्रूवल मिला था? मार्च 1987 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको अप्रूवल मिला था। इसके बाद 3 ड्रग्स और भी थी जिनको अप्रूवल मिल गया था 1988 के बाद। एंड न्यू क्लास ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग प्रोटीज इनहिबिटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1995। इसके बाद और भी हमको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देखने को मिले, प्रोटीज इनहिबिटर, और ये आए थे 1995 में। गोली दवाई दुनिया में आ चुकी है, लेकिन जिनके पास में ज़्यादा पैसा है, जो देश अमीर है, उन्हीं लोगों तक इनकी पहुंच थी। गरीब लोगों तक इनकी पहुंच लिमिटेड थी। फ्री एआरटी कब से चालू करी गई? एआरटी को मुक्त करने का टाइम कैसा रहा? तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज का मिलेनियम समिट का आयोजन हुआ, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। यहाँ पर सन 2000 में यूएन जनरल असेंबली के मिलेनियम समिट में विश्व के लीडर ने सेट किया था कुछ स्पेसिफिक गोल और इशू किया था नए नए डिक्लेरेशन, जिसके माध्यम से हम स्टॉप कर सकें एचआईवी के जो प्रसार है उसको रोकने, और फिर से रिवर्स ना हो जाए, इसके लिए कुछ स्टेप उठाए गए थे। जैसे कि वैश्विक ग्लोबल फंड की स्थापना करना, ताकि गरीब देशों को भी हम सस्ते में गोली दवाई मुहैया करा सकें। तो एड्स जैसी बीमारी, साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए सन 2002 में ग्लोबल फंड स्थापित किया गया था, विच एडवोकेटेड यूनिवर्सल क्लास ऑफ टू HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज, जिसके अंतर्गत HIV की प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए, सपोर्ट सर्विसेज के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करें कि कितने लोगों को इसका इलाज मिल पा रहा है और नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। सन 2004 में जो HIV पीड़ित व्यक्ति हैं इंडिया में, इनकी संख्या 5.1 मिलियन थी, विथ ए पॉपुलेशन प्रिवलांस ऑफ 0.4%। और देखा जाए ना, तो जो पॉपुलेशन प्रिवलांसेस है ये है 0.4%, प्रसार का परसेंटेज बताया जा रहा है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मिली है। इवन बाय द एंड ऑफ 2004 ओनली 7,000 पर्सन वर ऑन ART। सोचिए 5.1 मिलियन, लाखों लोगों को ये बीमारी हुई है, लेकिन 7,000 लोगों को बस ही ART की दवाई हम अवेलेबल करा पाए थे। ART का की बैरियर क्या है? वो है ART थेरेपी का महंगा होना, कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। एंड जियोग्राफिकल एक्सेस टू ट्रीटमेंट, दूर दराज एरिया में ये दवाई पहुंच नहीं पा रही है। 2 रीज़न इसके बताए जाते हैं, कॉकटेल थेरेपी, या फिर इसको HAART बोला जाता है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इस थेरेपी के अंतर्गत 3 या फिर उससे भी ज़्यादा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग को एक साथ दिया जाता है एंड बिकम अवेलेबल स्टार्टिंग इन 1996। लेकिन इसकी भी जो कॉस्ट है, आप सोच सकते हैं, यदि आपको इलाज करना है तो $10,000 साल का आपको लग जाएगा। लोग क्या सोच रहे थे? ऐसे लोग जो कि HIV से संक्रमित हैं, उनके मन में स्टिग्मा बैठ जाता है, साथ ही साथ lost their life while healthcare provider felt helpless due to non-availability of affordable ARTs। तो देखिए, उनके मन में तो स्टिंग में बैठ जाता है कि HIV की बीमारी है, HIV की बीमारी है, साथ ही साथ में वो अपना जीवन खो रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर नर्स लोग हैं वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में ART की गोली दवाई अवेलेबल नहीं है। अब धीरे धीरे करके क्या काम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। शुरू में ART की थेरेपी को एडल्ट लोगों के लिए फ्री किया गया था। ये सब देखते हुए
ये डिसीजन लिया गया कि जो ART की दवा है एडल्ट लोगों के लिए, किसी भी एडल्ट के लिए जिसको HIV फैला है, हम उसको फ्री में ART थेरेपी कराएंगे। नवंबर 2006 से फ्री ART वाज मेड अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एज वेल। पहले यंग लोगों को, फिर बच्चों को। इसके बाद तो facilities offering ART have expanded from less than 10 to around 700 ART center। पहले 10 सेंटर थे, इसके बाद हमने इस सेवा को 700 ART सेंटर में तब्दील किया एंड 1264 लिंक ART सेंटर ने बाद में और भी ज़्यादा इनको हम एक्सटेंड कर दिए और ये प्रोवाइड कर रहे थे फ्री ART ड्रग टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन HIV एड्स पर्सन। तो शुरू में 10 सेंटर, फिर 700 सेंटर, फिर 1264 सेंटर खोले गए जहां पर ART की दवाएं फ्री में दी जा रही थी। ART की जो दवा है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आखिर इसका महत्व है क्या? देखिए, ये केवल HIV से पीड़ित व्यक्ति का इलाज शुरू करने के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि बीमारियों का संचरण भी रुका हुआ है। वायरल लोड को कम करना और दबाना ही उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट डाटा की बात करें, सरकार ने फ्री में ART चालू कर दी। इसका असर ये पड़ा, आज के समय में 2023 में यदि आप देखेंगे जो प्रिवलांस है HIV का 15 से 49 साल के बच्चों के लिए वो डाउन हो गया है 0.2। कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.17 से 0.25%। एंड बर्डन ऑफ डिसीज इन द टर्म ऑफ एस्टिमेटेड PLHIV हैज़ बीन कमिंग डाउन टू 2.4 मिलियन। इसके अलावा जो HIV संक्रमित व्यक्ति थे उनकी संख्या घट करके 2.4 मिलियन हो गई, मतलब सीधे सीधे आधी हो गई। इंडिया का जो शेयर है HIV संक्रमित व्यक्तियों के हिसाब से देखें ग्लोबली, वो भी डाउन हो गया। कितना? 6.3% हो गया। और यदि हम 2 दशक पहले की बात करें तो ये 10% हुआ करता था। अब 2023 के एंड तक यदि देखें तो जो जितने भी व्यक्ति HIV से संक्रमित हैं, एस्टिमेटेड हम बता रहे हैं 82% न्यू देयर HIV स्टेटस। ठीक है, 82% लोग ऐसे हैं जिनको HIV है कि नहीं है वो लोग पता लगा चुके हैं। 72% ART का इलाज करवा रहे हैं एंड 68% लोग ऐसे हैं जो कि वायरली सप्रेस्ड। फिर जो सालाना न्यू HIV इन्फेक्शन है हमारे देश में वो डिक्लाइन हुआ है 48%। सालाना HIV संक्रमण में 48% की गिरावट देखने को मिली है अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज, जबकि विश्व में 31% गिरावट हुई है। एंड 2010 की यहाँ पर हम बेसलाइन तैयार किए हैं कि बेसलाइन 2010 में 100 थी, तो इंडिया ने 48 में ला दी है, 48% गिरावट करी है, और जो वर्ल्ड है उसने 31% की गिरावट किया है। वहीं यदि हम सालाना एड्स रिलेटेड मोर्टलिटीज़ की बात करें, कितने लोग हर साल HIV से मर रहे हैं, तो उसमें भी 82% गिरावट देखने को मिली है और विश्व में 47% गिरावट आई है। और हम बेसलाइन लिए हैं 2010 की। देखिए, ART अकेले से ही हम सक्सेस हासिल कर पाए हैं ये कहना गलत है। इसके अलावा हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि निःशुल्क डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हम दिए हैं, अटेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, माता से बेटे को ये बीमारी ना फैले, इसके लिए भी अटेंशन दिया गया है। प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ को इन्फेक्शन सच एस TB। ऐसा नहीं है कि एड्स अकेले के ऊपर ही आपको ध्यान देना है, अन्य जो इन्फेक्शन है वो भी नहीं फैलना चाहिए, जैसे कि TB की बीमारी। इसके बाद जो ART थेरेपी का जो क्राइटेरिया था उसको रिलैक्स किया गया, जैसे कि CD4 की संख्या यदि 200 तक पहुंच गई है, उससे कम पहुंच गई है, तो शुरू में हम इन लोगों को देखते थे। ठीक है, इसके बाद जिनको 350 से कम हो गई है उनको भी देना चालू कर दिए, जिनको 500 होए उनको भी हमने देना चालू कर दिए। इसके बाद 2017 में सरकार ने कहा नहीं, हम ट्रीट ऑल अप्रोच अपनाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों को पता लगाएंगे कि किनको HIV फैला है, किनको नहीं फैला है।
इसके बाद तीसरा जो हमने प्रयास किए थे वो था फ्री ऑफ कॉस्ट वायरल लोड टेस्टिंग, फ्री में टेस्ट करना। चौथे नंबर का जो प्रयास हम किए हैं, 2 से 3 महीने की हम मेडिसिन भी लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे थे। पाँचवें नंबर में जो हम प्रयास किए थे, इंडिया कंटिन्यू टू ऐड न्यूअर एंड मोर पोटेंट ड्रग टू प्रोग्राम, और भी ज़्यादा हम नए नए ड्रग्स लेकर के आए थे, जैसे कि डुलोटिग्रेवी DTG एक नया ड्रग है विथ सुपीरियर वायरोलॉजिकल एफिकेसी है एंड मिनिमल एडवर्स इफेक्ट है, इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2020 में। फिर 2021 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ रैपिड ART इनिशिएटिव, मतलब अब हमको और भी तेज़ी के साथ में काम करना है। तो 7 days ऑफ HIV डायग्नोसिस एंड इन सम केसेस इवन द सेम डे, 7 दिन में डायग्नोसिस हो जाना चाहिए या फिर उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाए। सातवें नंबर का जो प्रयास किया गया था वो था फिफ्थ फेज ऑफ इंडिया का नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इंडिया के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पाँचवें फेज़ की बात करें, जिसमें बोला गया है कि सन 2025 तक हम जो एनुअल न्यू HIV के केसेस है उसको 80% घटा देंगे। HIV से होने वाली मौतों को हम 80% कम कर देंगे। एंड जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है HIV का, सिफिलिस का, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब इसके लिए हमने 95 का टारगेट रखे हैं 2025 तक का। 95% मतलब ऑल पीपुल लिविंग विथ HIV नो देयर HIV स्टेटस। 95% लोगों को अपना HIV टेस्टिंग करा लेना चाहिए। 95% ऑफ ऑल पीपुल डायग्नोज विथ HIV इन्फेक्शन रिसीव सस्टेंड एंटी रेट्रोवायरल। जिनने भी इलाज करवाया है, लक्षण मिले हैं, तो उसको हम थेरेपी देंगे। 95% लोगों को ऑल पीपुल रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अचीव वायरल सप्रेशन बाय 2025। तो इनका जो वायरल सप्रेशन है वो 2025 तक हम कम कर देंगे। ऐसे लोग होंगे 95%। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि आज भी मौजूद है और उनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात तो ये है, जो ART फैसिलिटीज़ है, इसकी जो सुविधाएं हैं, इसके नामांकन में देरी हो जाना। ठीक है, ART फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, एंड यदि हम बात करें इन इंडिया, पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ CD4 काउंट 200 से भी कम टू ART सेंटर कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ टोटल फुटफॉल। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो T सेल्स है बहुत कम हो गई है। उस हिसाब से ऐसे मरीजों के हिसाब से हमने कितने सेंटर खोले हैं उनको देखेंगे तो ART फैसिलिटीज़ की संख्या कम पड़ जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डोज को मिस कर देते हैं, मेडिसिन को लेना बंद कर देते हैं, तो इस चीज़ से भी हमको आगे निपटना है। तीसरे नंबर पर ART थेरेपीज़, ART ड्रग्स की हमें निरंतर आपूर्ति जारी रखना है। चौथे नंबर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पाँचवें नंबर का जो प्रयास करना है, कर्मचारियों का निरंतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना है। छठवें नंबर में कुछ और भी अदर प्रोग्राम हैं, उनको इंटीग्रेट करना है, एकीकरण करना है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मेंटल हेल्थ है, HIV लोगों का, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इन प्रोग्रामों को हमको इंटीग्रेट करके देखने की ज़रूरत है। सातवें नंबर की बात यह है, हमें फोकस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे भारत में जो निःशुल्क ART थेरेपी है वो सफल रही थी, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल विल, सरकारों ने कंटिन्यू इसको समर्थन दिया था। ठीक है, इसके अलावा सस्टेन एंड सफिशिएंट फंडिंग प्राप्त हुई है। नियमित कार्यक्रमों की समीक्षा होते रही, क्षेत्र वाइज हम निगरानी करते रहे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी हमने कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव भी लाए कि इससे नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम भी चालू कर देते। कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट रहा, पार्टिसिपेशन रहा, पीपल सेंट्रिक मॉडिफिकेशन सर्विस डिलीवरी में, एंड ब्रिजिंग द पॉलिसी इंटेंटेशन टू द इम्प्लीमेंटेशन गैप। तो
कहीं पर यदि इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसी के गैप है तो उसको कैसे करके हम फिलफिल करें। एंड कंटिन्यू एक्सपांसन ऑफ द सर्विस टू कवर मोर पीपल लिविंग विद HIV। तो और भी ज़्यादा लोगों तक सेवाएं पहुंचाना जिनको HIV की बीमारी है, ये कुछ ऐसे प्रयास रहे थे जिसके चलते चलते हम इतना सक्सेस हो पाए हैं। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन एक तो नेशनल लेवल पर रहता है और एक होता है स्टेट लेवल पर। तो फाइनेंस कमीशन नेशनल लेवल पर स्थापित किया जाता है, क्यों? ताकि सेंट्रल लेवल पर जो GST कलेक्ट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, केंद्र सरकार के पास जो पैसा आता है उसको केंद्र सरकार क्या काम करती है, राज्यों में बांटती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार अपने पास में 60% टैक्स रख लेगी, 40% सब स्टेटों में बांट देगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है, राज्यों की कुछ कुछ कंसर्न है, जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में बहुत सारा पैसा है, वो अलग अलग स्टेट में इस पैसे को बांटती है। टैक्स जो मिला है सरकार को, केंद्र सरकार को, वो राज्यों को बांट रही है। 60% सरकार ने अपने पास में रख लिया है और बाकी का जो 40% है, ठीक है, वो सरकार बोल रही है कि हम इन राज्यों को देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर शिकायत करती हैं। जैसे कि केंद्र सरकार कहती है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी हम उसको ज़्यादा पैसा देंगे। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बेहतर प्रयास किए हैं, तो वो लोग फिर उनको कम शेयर मिलेगा, उनकी जनसंख्या कम है। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर की बात यह है, टैक्स के बर्डन को लेकर के ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा लिखा है। देखिए, केंद्र सरकार कह रही है यदि आपके ऊपर लोन का बर्डन ज़्यादा है, लोन का बर्डन ज़्यादा है ना, तो हम आपको टैक्स का पैसा कम देंगे। अब यहाँ पर राज्य सरकारों की शिकायत है कि यदि हम लोग लोन नहीं लेते हैं, यदि हमारे ऊपर कर्जा रह रहा है, कर्जा क्यों रह रहा है? ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। इसमें तो ये बात हो गई कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें ही ना, पूरे पूरे आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। इस प्रकार से राज्य सरकारों की चिंताएं रहती हैं। यदि हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो सेंट्रल लेवल पर इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है और इसका टाइम पीरियड 5 साल के लिए रहता है और ये एक प्रकार से संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय माना जाता है। संरचना के हिसाब से यदि देखें तो सबसे ऊपर में एक अध्यक्ष बैठा रहता है, इसके अलावा इसके कुछ और भी अन्य सदस्य रहते हैं और ये जो सदस्य हैं पुनर्नियुक्ति का प्रावधान हो सकता है। और चयन की मेथड की बात करें तो संसद के द्वारा इनका चयन किया जाता है। देखिए, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट आज के समय में बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रहण कर रहा है, लोगों में सुर्खियों में ये रहा है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में। अभी हाल में देखा जाए, रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड 16th यूनियन फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है और इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम आगे देखेंगे। यदि हम स्टेट केरला जैसे स्टेट की बात करें, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ याचिकाएं दायर करी हैं केंद्र सरकार के डिसीजन के ऊपर, जिसमें जो नेट बोरोइंग है उसमें सीलिंग लगा दी गई है कि आप इससे ज़्यादा उधारी नहीं ले सकते हैं। नेट बोरोइंग सीलिंग क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम NBC बोलते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, स्टेट की जो लाइबिलिटीज़ है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम टोटल including those from public account. The NBC also deducts borrowing by state-owned enterprises where the principal and interest are served out of the budget. इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि GDP का कितना % हिस्सा केरला अपना बोरोइंग में चल रहा है, उधारी में चल रहा है, कर्जा कितना है। कोविड-19 के बाद पेंडेमिक फिजिकल स्ट्रेटजी तैयार करी गई थी, जिसमें जो फिजिकल डेफिसिट रहना चाहिए GDP का, वो कहा गया था कि स्टेट को GDP का 3.5% तक अपना कर्जा रखना है।
0.5% को जोड़ करके देखा गया था पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए। जनरल गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट होना चाहिए 860% एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट होना चाहिए 40% का। अब 2024-25 के हिसाब से देखा जाए तो जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है केरला की 36.9% है जीएसडीपी का। 36% हिस्सा कर्जा में डूबा हुआ है जीडीपी का केरला। अब तेलंगाना की बात करी जाती है 39.9%। वहीं यदि हम 2063 तक कंपेयर करके देखें तो 14% रहने वाला है केरला का। केरल की कमाई कितनी है और कितना वो खर्चा करता है? केरल टैक्स रेवेन्यू जो प्राप्त कर रहा है अपने हिसाब से तो वो 48% है ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड आउन टैक्स रेवेन्यू 12%। देखिए आगे जो आरोप लगाए जाते हैं केरल की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर वो ऐसा है, जैसे कि 13वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था यहाँ पर उसको 2.3% टैक्स मिला करता था। बाद में 14वें नंबर का कमीशन ने 2.5 किया, लेकिन 15वें नंबर का जो कमीशन बना था उस वहाँ पर उसने क्या काम किया है 1.925% कर दिया। एक और आरोप ये भी लगाया जाता है कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, वहाँ पर टैक्स सरकार कम देती है, वहाँ पर टैक्स की हिस्सेदारी कम देती है। जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा टैक्स देती है। इस प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। इसके बाद 15वें नंबर का जो कमीशन गठित किया गया था उसने कहा था कि हम जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 15% देंगे, एरिया के हिसाब से, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स इफोर्ट, इस हिसाब से कुल मिलाकर के जैसे कि हमारे पास में 100 रुपये है, मुझे 100 रुपये किसी केरला सरकार को देना है या फिर 100 रुपये मुझे बहुत सारे स्टेट में डिवाइड करना है। पॉपुलेशन के हिसाब से मैं टैक्स दूंगा, उसका वेटेज 15% रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से 15%, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से 45%। जिस स्टेट की इनकम कम है उसको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से देखा जाए 12.5% एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 10%, टैक्स इफोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2.5%। इस प्रकार से वेटेज प्रोवाइड किया गया है कि भाई पॉपुलेशन को कौन कितना कंट्रोल कर रहा है, पॉपुलेशन किस स्टेट की कितनी है, उस हिसाब से उसको 15% हिस्सेदारी मिलने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी स्टेट की पॉपुलेशन 100 है तो उसको 15 रुपये मिल जाएगा। किसी स्टेट की पॉपुलेशन 100 से कम है तो उसको हिस्सेदारी जो है टैक्स की कम रहेगी। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये केरला गवर्नमेंट से आई है। तो देखिए केरला की सरकार क्या काम करने वाली है, जो कैप्टिव जंबोस हैं उनका जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेगी। इसका मतलब ये है अब हाथियों की भी जेनेटिक प्रोफाइलिंग रखी जाएगी, जेनेटिक जानकारी इकट्ठी करके रखा जाएगा। तो जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग है 400 ऑड कैप्टिव एलिफेंट ऑफ द स्टेट, अलग अलग कैटेगरी की दिखाई देने वाले जो ऑड कैप्टिव एलिफेंट हैं 400 जिनकी संख्या है, इनका जेनेटिक स्टोरेज रखा जाएगा और ये काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया which is carry out the profiling to add the detail of elephant to a national database। यहाँ से जानकारी उठाई जाएगी और नेशनल डेटाबेस में इसको रखा जाएगा। एंड इसने प्रोवाइड किया है फॉरेंसिक किट केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ताकि वो इस प्रकार के जानकारी को इकट्ठा कर सके। आगे बोला जा रहा है कि देखिए डिपार्टमेंट के पास में कुछ कुछ असिस्टेंट कंजर्वेटर हैं जिनको हम सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत में रखे हैं इन डिस्ट्रिक्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ब्लड एंड डंग सैंपल ऑफ एनिमल। सबसे पहले हाथियों के खून का सैंपल लिया जाएगा, इसके बाद उनके डंग का गोबर का सैंपल लिया जाएगा रिस्पेक्टेड एरियाज से।
एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्लानिंग करी गई है फॉरेस्ट ऑफिशियल के लिए 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल को। ऑन सैंपल कलेक्शन अपडेटिंग रिपोर्ट, दो चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे करके सैंपल को कलेक्ट करना है एंड कैसे करके रिपोर्ट आप अपडेट करेंगे। फेस्टिवल सीजन, इंसिडेंटली द सैंपल कलेक्शन कम ड्यूरिंग द पीक ऑफ टेम्पल फेस्टिवल सीजन ऑफ केरला। केरला में टेम्पल फेस्टिवल आने वाले हैं और ऐसे ही टाइम में ये काम चालू हो जाएगा, जहाँ पर जो कैप्टिव एलिफेंट हैं इनको लाया जाता है बहुत सारे डिफरेंट टेम्पल्स में, स्टेट में, ताकि परेड कराई जा सके। हर साल केरला में 25 हाथियों की डेथ हो रही है। द नंबर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट इन स्टेट हैज़ रीच्ड ऑल टाइम लो ऑफ 407। हमारे यहाँ पर जो कैप्टिव एलिफेंट है उनकी संख्या 407 पहुँच गई है। कुछ समय पहले कंडीशन ऐसी थी कि केरला लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कैप्टिव एलिफेंट वाला स्टेट माना जाता था। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रोफाइलिंग का काम है कंप्लीट हो चुका है एंड ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि लगभग 3000 कैप्टिव एलिफेंट्स हमारे कंट्री में मौजूद हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड है। तो देखिए, भारत रत्न जो पुरस्कार होते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान भारत रत्न माना जाता है। भारत रत्न पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार प्रोवाइड किया जा रहा है। उनके नाम है कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, पामुल परथी वेंकटेश मतलब पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। तो कल हमने चौधरी चरण सिंह के बारे में देखा था, आज लाल कृष्ण आडवाणी से रिलेटेड न्यूज़ आई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विगत वर्षों में आडवाणी ने भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री और 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में काम किया था। आडवाणी को व्यापक रूप से काफ़ी प्रबल बौद्धिक क्षमता, प्रभावशील थ्योरी और एक सशस्त्र और समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इनको जाना जाता है रथ यात्रा के लिए, जो कि कहाँ से चालू किए थे इन्होंने, गुजरात से अयोध्या तक इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर निर्माण को लेकर के, और ये एक चुनाव का मुख्य मुद्दा बना था। और आज के समय में भी देखा जाए तो चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा था बीजेपी के लिए सन 2014 का इलेक्शन। इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो जीआई टैग से रिलेटेड है। सबसे पहले हम जीआई टैग के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जीआई टैग जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई चीज़ पार्टिकुलर किसी एरिया में ही उत्पादित की जाती है, वो उस एरिया की खास पहचान है, दूसरी कहीं पर भी वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसी चीज़ों को सरकार बढ़ोतरी देने के लिए, इंडिया में फेमस करने के लिए, वर्ल्ड में फेमस करने के लिए, उसके ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, उसकी जाति को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार जीआई टैग लेकर के आई है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है यूज्ड ऑन प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक जियोग्राफिक ओरिजिन। आम में ये साइन लगा रहेगा, ये बताता है कि इसमें यूनिक क्वालिटी है या फिर ये एक यूनिक रेपुटेशन रखता है इसकी ओरिजिन को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के। ये एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह भी काम करता है कि भाई मुझे अधिकार मिल गया है, अब कोई इस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एट्रीब्यूटिंग ए प्रोडक्ट्स क्वालिटी, मतलब साथ ही साथ में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको बताता है कि ये बहुत क्वालिटी वाला है, रेपुटेशन को जोड़ता है, और अदर कैरेक्टरिस्टिक टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। जीआई टैग जो प्रोवाइड करे जाते हैं वो आईपीआर के हिसाब से पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो दो चीज़ों पर ये आधारित है, एक तो पेरिस कन्वेंशन है और दूसरा है ट्रिप्स एग्रीमेंट।